ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो जनाब इशफ़ाक़ हुसैन को और जनाब मजीद अख्तर साहब से इल्तमास करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आपकी भरपूर तालियों में जनाब इशफ़ाक़ हुसैन और जनाब मजीद अख्तर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ़ रियाज़ कदीर साहब, आपने फराज से होते हुए और मीर साहब तक बात की। डॉक्टर आसिफ़ रियाज़ कदीर बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं और 10-12 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, हमारे दोस्त हैं। ख़वातीन हज़रात, इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी और आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के ज़ेर तमाम आपके खूबसूरत शहर ह्यूस्टन में मुनक़िदा पहली बैनुल-अक़वामी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह भी हुआ, मैं आप सब अहलियान ह्यूस्टन को मुबारकबाद देते हुए खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद फराज लेगेसी, अहमद फराज की मीरास, अहमद फराज का वर्सा, ये है आज का हमारा मौजू। और वक्त हमारे पास बहुत कम है। फराज साहब पर बात करने के लिए बहुत वक्त चाहिए। उनकी बातें, उनकी यादें, उनकी कंट्रीब्यूशन, उनकी मोहब्बतें, उनकी मज़ाहमत, उनका एहतजाज, उनका इनकार, बहुत उसके लिए वक्त चाहिए है। मगर हम आगाज़ करते हैं और शाह साहब शायद जब आएंगे तो हम उनसे इल्तमास करेंगे। इशफ़ाक़ हुसैन साहब जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उर्दू के बहुत ही नामवर और बहुत खूबसूरत शायर हैं। फराज साहब और फैज़ साहब के साथ इशफ़ाक़ हुसैन का बहुत वक्त गुज़रा है। बहुत सारी यादें हैं इनके पास। ख़ुद मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं और कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं फराज साहब पर बात करने के लिए। मजीद अख्तर साहब उर्दू के बहुत ही खूबसूरत शायर हैं और जब फराज साहब पर जरा वतनी का ज़माना था और वो न्यूयॉर्क और फिर कैलिफोर्निया में मजीद अख्तर साहब के घर पर भी काफ़ी अर्सा उनका क़याम रहा, तो इन्होंने फराज साहब को बहुत करीब से देखा है। ये ऐसी शख्सियत हैं और उनका ताल्लुक़ भी आपके शहर ह्यूस्टन से है, तो मैं आप दोनों दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम आपको फराज साहब की 2 मुंतखब गज़लें भी सुनवाएंगे और आप ही के शहर में मुकीम बहुत कमाल मुसव्विर, बहुत खूबसूरत शख्स, पर्ड ऑफ परफॉर्मेंस और नहायत उम्दा और सुरीले क्लासिकल आवाज़ के मालिक जनाब A.Q. आरिफ साहब भी हमारे साथ इस महफिल में शरीक होंगे। नहीं फराज तो लोगों को याद आता है, वो नग़मा संज, वो खुश गुफ्तगू, वो ख्वाब फरोश। बदला न मेरे बाद भी मौज़ूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। फराज साहब को हमसे जुदा हुए 15 बरस बीत गए। इकबाल और फैज़ के बाद अगर किसी शायर ने अपने क़ारीन का एक वसी हल्का बनाया है तो वो अहमद फराज हैं। फ़ारसी और उर्दू के खूबसूरत इम्तिज़ाज से उन्होंने जो शेरी दुनिया तख्लीक की, इसमें एक ऐसी दिलकशी है, हलावत है, मोहब्बत है जो कम कम शायरों के हिस्से में आया करती है। पहली किताब से लेकर आखिरी किताब तक 60 बरस हुए फराज साहब उर्दू के मकबूल तरीन और महबूब तरीन शायर थे। कोई शख्स आगाज़ से इख्तिताम तक इतनी मोहब्बतें दुनिया भर से लोगों की समेटता है तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कैसे शायर थे। उनका नाम उर्दू शायरी का मैं समझता हूँ ऐसा मजबूत हवाला है जिस पर बात किए बग़ैर उर्दू गज़ल का, उर्दू नज़्म का, मोहब्बत का, जद्दोजहद का, मज़ाहमत का, एहतिजाज का, इनकार का ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं, कहने को वक्त हमारे पास कम है, तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। सबसे पहले इशफ़ाक़ साहब, इशफ़ाक़ क्या हाल है? अच्छा इशफ़ाक़, आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं जिन्होंने बहुत वक्त गुजारा फैज़ साहब के साथ भी, फराज साहब के साथ भी, और आपकी किताबें भी हैं फैज़ साहब के हवाले से भी और फराज साहब के लिए भी। मुझे याद है कि आखिरी जब फराज साहब उनका यहीं पे एक्सीडेंट हुआ शिकागो में, जब वो अपना के मुशायरे में, जिसका डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, वो आए थे और जब उनको यहाँ से लेके जा रहे थे वो बिल्कुल अपने हवास उसमें नहीं थे, अपने हवास में किसी को नहीं पहचानते थे
اور کینیڈا میں جب وہ ان کا ٹرانزٹ تھا میرے خیال میں، تو وہاں پہ جب اشفاق آئے ایئرپورٹ پہ، تو فراز صاحب نے اشفاق کو دیکھتے ہی ان کی آنکھیں جو ہے وہ، اور ان کا ہاتھ ایسے اوپر سے اٹھ گیا تھا. اس طرح تعلق تھا اشفاق کا احمد فراز صاحب کے ساتھ. تو ذاتی طور پہ اشفاق میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور آپ بھی واقف ہیں اس بات سے، کہ فراز صاحب نے ہر مشکل میں اور ہر طرح سے جب بھی مشکل پڑی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ جبر کے خلاف لکھا فراز صاحب نے، بلکہ مکمل طور پر اس میں شریک بھی رہے. اکیلے فراز صاحب نے تمام اہل قلم کی طرف سے نمائندگی کی اور ہر احتجاج میں وہ مکمل طور پہ شریک تھے. ان کے فراز کا ایک شعر ہے کہ میں نے ستم گروں کو پکارا ہے خود فراز، ورنہ کسی کا دھیان کہاں تھا میری طرف. تو ان کی شاعری، اشفاق، ان کی جد و جہد، ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، آپ انہیں کہاں ریلیونٹ دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ محبوب ظفر صاحب. آپ نے ابتدائی باتیں جو فراز صاحب کے بارے میں کی، یقیناً ان میں یہاں جو لوگ موجود ہیں سب اس سے واقف ہیں، اور میرے حوالے سے جو آپ نے ان سے ذکر کیا آخری ملاقات کا، تو وہ واقعی ایک عجیب و غریب ملاقات تھی. میں 26 سال تک میزبان رہا ہوں فراز صاحب کا کینیڈا میں، اور مختلف ان کے بہت سے واقعات اور چیزیں ان کی یاد ہیں جن پہ زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. تو یہ آخری جو مشاعرہ ہوا تھا جس میں اپنا کے مشاعرے میں آئے تھے، تو اس کے 2 ہفتے کے بعد ہمارے یہاں ٹورنٹو میں مشاعرہ ہونے والا تھا. محمد فراز صاحب سے میں نے کہا آپ جا کے واشنگٹن ایمبیسی میں ویزا لے لیجئے. اس وقت تک آسانی تھی 9/11 وغیرہ کے بعد بھی کہ مل جاتا تھا یہاں سے ویزا. تو فراز صاحب نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں چلا جاؤں گا کل، اور مشاعرے میں ہم لوگ شریک رہے. ایک طریقے سے یہ آخری مشاعرہ تھا ان کا، اور ہمارے عالمی مشاعرہ اعتزاز احسن صاحب کا پہلا عالمی مشاعرہ تھا جس میں انہوں نے نظم سنائی. تو فراز صاحب سے ذکر ہوا کہ اب آنا ہے. میں ایک کریکٹر کی بات بتا رہا ہوں کہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں دوسرے دن نہیں گئے. ایک صاحب کا میں نے ارینجمنٹ کیا رہے، ہاں بھائی آج میں نہیں جا سکا، کل جاؤں گا ویزا لینے. میں نے کہا کل نہیں جائے گا، کل ہمارے کینیڈا ڈے کی چھٹی ہے، آپ اس دوسرے دن جائے. کہ یہ تو بہت اچھا ہے. دوسرے دن جب وہ گئے تو ڈاکٹر عبداللہ صاحب واشنگٹن میں وہ لے کر ان کو گئے. انہوں نے وہاں پر اسمبلی ایمبیسی کے باہر جو علاقہ ہے وہاں اتارا ان کو کہ میں گاڑی پار کر کے آتا ہوں. جب وہ واپس آئے تو وہاں وہ نہیں تھے، اور سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہاں تھے فراز صاحب، کیا ہوا. تو سیکورٹی گارڈ نے بتایا کہ وہ جو آدمی تھا وہ یہاں وہ گر گیا تھا سیڑھیوں سے، اور اس کو ایمبولینس پہ لے کے گئے ہیں. تو وہ فراز صاحب کو وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ بالکل بے ہوش تھے. 2 دن وہاں اسپتال میں رہے. اب یہاں مجھے کچھ ویزے کی ان کے کینیڈا میں بیٹھا، مجھے اطلاع نہیں. روز فون کر رہا ہوں، کچھ ملاقات. دوسرے دن بعد کہنے لگے بھائی ساری کہانی سنائی کہ میں گر گیا ہوں، یہ میرے سرور پھٹ گیا ہے اور پٹیاں بندھی ہوئی میرے ہاتھوں پہ. یہ وہ رومانٹک میں بتاؤں کہ کیا کیفیت ہے. کہنے لگے تو میں نے کہا پھر مشاعرے میں کیا؟ کہنے لگے نہیں میں اصل میں اس خراب صورت میں اپنے سامعین کے سامنے نہیں آنا چاہتا. پٹی بندھی ہوئی ہے، منہ پہ ورم ہے، اور میں یہ امیج نہیں دینا چاہتا ہوں. تو میرا وعدہ ہے آپ سے کہ میں اگلی دفعہ میں ادھر آ جاؤں گا ٹورنٹو دوبارہ. ٹھیک ہے، نارمل بات ہو گئی. اب یہ ایک وعدہ تھا انسان کا، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ صرف وعدہ تھا. پھر بعد والا کو پتہ نہیں کیسے وہ شکاگو چلے گئے، پھر وہ کوما میں چلے گئے. 1.5 مہینے تک وہ اس میں رہے، کسی کو دیکھا وکھا نہیں، کسی سے بات نہیں کی. تو ایک دن اچانک مجھے فون آیا پاکستان کونسلیٹ سے، ہمارے کونسل جنرل سے. کہنے بھائی وہ آپ کے دوست فراز صاحب ٹورنٹو آ رہے ہیں. میں نے کہا وہ تو بیمار ہیں، کیسے آ رہے ہیں؟ کہنے نہیں اسپیشل ارینجمنٹس کیا گیا ہے شکاگو سے، کیونکہ ٹورنٹو سے ہی ڈائریکٹ فلائٹ ہے اسلام آباد کی، تو وہ آئیں گے. اب جب وہ آئے تو میں نے کہا فوراً ایئرپورٹ چلے گئے. تو میں تھا، کونسل جنرل صاحب تھے، پی آئی کی طرف سے ان کا انتظام تھا. ایمبولینس آئی وہاں سے، ایک ایئرپورٹ سے ایمبولینس پہ لائے تھے. تو ایمبولینس باہر کھڑی رہ گئی کیونکہ انتظامات کرنے تھے کچھ اندر. تو بالکل ہاتھ واتھ بندھے ہوئے، بالکل جیسے کوما میں آدمی ہوتا ہے اس میں ورم تھا چہرے پہ، اسی طریقے سے لیٹے ہوئے تھے. اور آدھا پون گھنٹہ لگ گیا ہمیں اس میں. تو میں کسی کو جانتا نہیں تھا. ان کے ساتھ ایک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شبلی فراز ان کے بیٹے تھے. میری ان سے ملاقات نہیں تھی. وہ سب دیکھتا رہا تو کوئی نہیں تھا، صرف ان کو دیکھ رہا تھا. میں ایسے دیکھتا رہا کافی. تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا احمد شاہ صاحب کہ ان کا جو ہے ہاتھ
एक उठा तकरीबन 45 डिग्री के एंगल से, जैसे कह रहे हो कि देखो मैंने अपना वादा पूरा किया। और वो आए। बाद में मुझे गज़नफ़र हाशमी ने फ़ोन किया इस्लामाबाद से, कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पे कौन कौन था। मैंने कहा कि एयरपोर्ट पे तो कोई नहीं था, मैं ही था। आपने भी फ़ोन किया। मैंने कहा, कह रहे हैं कि वो शिबली बताते कि अब्बा के साथ में 2 महीने तक मारा, एक लम्हे के लिए भी उनका वो होश में नहीं आए। देयर वाज समबडी कि जिसकी वजह से उन्होंने इस तरह इतनी बदजुम्बिश हुई। ये मुझे बाद में एहसास हुआ मोहब्बत का जो 26 साल से उनके साथ थी। दूसरी बात आपने जी उनकी शायरी की देखिए, फराज साहब का ताल्लुक जो है तरक्की पसंद तहरीक के ज़ेर साया जो नई नस्ल आई, ये तो उसका कारवां का हिस्सा था, फैज़ साहब, अली सदा, जाफरी वगैरह। उसके बाद जो नस्ल आई जो उसके साए में परवान चढ़ी, उसके ये बड़े ही नुमाइंदा शायर हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर फैज़ हैं, कासमी साहब हैं और दूसरे जो हैं, ये उसके बाद की नस्ल से हैं। और पेशावर में जो तरक्की पसंद प्रोग्रेस हल्का था, उसके रूह रवां थे ये। हाँ, और फराज साहब हमेशा से एक्टिव रहे हैं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि फराज साहब 1948 में जब हमारी ये कश्मीर की आज़ादी की जंग थी, ये जिहादी बन के वहाँ लड़े हैं, कश्मीर के महाज पर। कश्मीर के महाज पे। ये बाकायदा, ये सिर्फ शायरी में नहीं कहते थे। और आप देखिए कि ज़िंदगी में जहाँ भी ज़रूरत थी हमारे लोगों को एहतजाज की, तो हमारे, मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जो आप पढ़ें, आप पढ़ सकते हैं बहुत सी किताबें, रसायल, तस्करे, लेकिन 3 शायर फैज़, हबीब जालिब और अहमद फराज की शायरी को भी आप पढ़ते जाएं और तारीख़ों को देखते जाएं, तो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक नया मंजरनामा आपको मिलेगा। और फराज साहब की वो जानदार शायरी जो थी, रोमांस तो था ही, और शायर बुनियादी तौर पर रोमांस नहीं होगा तो शायरी कहाँ से होगी, हैं? अब रोमांस किसी चीज़ से हो जाए, तो उनका वो एहतजाजी रवैया था शायरी में। जी कुछ बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मार्शल का ज़माना था, ज़ियाउल हक का भी और आखिर में जनरल मुशर्रफ का भी, तो फराज साहब, अकेले फराज साहब जो है उन्होंने तमाम अहले कलम की नुमाइंदगी की। मुझे याद है कि फराज साहब, ये गदन पर भी यहाँ बैठे हुए हैं, फराज साहब हम लोग इकट्ठे होते थे इस्लामाबाद होटल में शाम को, और सारे जब 15-20 दोस्त, और हम वहाँ से वाक करते हुए जियो के दफ्तर के पास जाते थे और वहाँ पर एहतजाज होता था, सहाफ़ी भी उसमें होते थे। तो फराज साहब ने हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, एहतजाज भी किया, बल्कि उनके जो आखिरी के शेर हैं मुशर्रफ के ज़माने के, जब उनको उनके ओहदे से हटाया गया, वो भी उनके जियो के एक प्रोग्राम का एक हवाला था। तो उनकी आखिरी गज़लें हैं कि उसने जब चाहने वालों से अताअत चाही, हमने आदाब कहा और इजाज़त चाही। तो ये फिर उन्होंने सारे अवार्ड भी वापस किए। तो फराज साहब अकेले, मैं अर्ज़ करूँ कि बेशुमार ऐसे मौक़े हैं कि जब फराज साहब ने ये सारा कुछ किया। और फिर ये आप देखें कि अब भी टेलीविज़न पर अगर आपको या नेट पे या फेसबुक पर अगर कोई शायर नज़र आता है जो हमारे आज के हालात हैं उस पर बात करते हुए, तो वो सिर्फ फराज साहब हैं। फराज साहब की, यानी कितने लोग हैं, कितने ऐसे शायर हैं जो इन हालात में उस तरह से लिख रहे हैं जैसा कि फराज साहब ने लिखा था। मजीद अमजद साहब, फराज साहब की जो शायरी है वो एक ऐसा आईना है जिसमें हम अपने अहद का चेहरा देख सकते हैं। फराज साहब में मसलियत नहीं थी, मसालियत नहीं थी, मुनाफ़िक़त नहीं थी। एक आदमी जो बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ आईने की तरह से एक आदमी था। आपने वो ज़माना देखा उनका जब वो कैलिफोर्निया में थे, फिर थे पहले न्यूयॉर्क में, डॉक्टर शफीक के पास भी थे। आपके यहाँ तो वो आपके घर पे उन्होंने काफ़ी क़याम किया, और वो सारी चीज़ें आपने देखी। हम कल भी हम बात कर रहे थे, तो कुछ उनकी इस हवाले से ज़रा आप बताइए। देखिए, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया उर्दू कॉन्फ्रेंस का और महबूब ज़फ़र आपका। और अशफाक ने जो बातें की कि मज़ाहिमत में शायरी में हमारे यहाँ, यानी हमारे मज़े करीब में तो फैज़ साहब हैं और हबीब जालिब और हमारे फराज साहब। तो फराज साहब से पहला तारुफ हमारा 96-97 का है। वो जब तशरीफ़ लाए तो उनके इस्तक़बाल के लिए मैं सियाटल गया, ज़फ़र रिज़वी हमारे दोस्त होते थे, वहाँ बड़ा अच्छा वक्त हमने गुजारा। उसके बाद उन्हें हम लॉस एंजल्स लेकर आए, और जब दूसरी बार आए तब वो ज़ेर अताब थे, और उन्होंने काफ़ी अज़ियतें उठाई। और जब वो आए हैं, ख़ास तौर पर मुहासरा जैसी नज़्म, जो मशहूर व मारूफ नज़्म उनकी, और उसकी वजह से उनकी पकड़ हुई। और मुहासरा से भी ज़्यादा मुश्किल नज़्में उन्होंने, जी हाँ, वो काफ़ी ख़तरनाक नज़्म है। अच्छा, फराज साहब की शख्सियत बहुत दिलचस्प, बहुत विटी इंसान थे। और विट के बारे में तो है ना कि इट्स
It is salt of conversation. It's not your meal. But no meal is good without salt. تو فراز صاحب اس پہ پورا اترتے تھے اور اتنے لطیفے ہیں ان کے جو کچھ محفل میں بیان ہو سکتے ہیں اور کچھ محفل میں بیان نہیں ہو سکتے. تو جی زیادہ تر نہیں ہو سکتے. اور ان کے ان معاملات کی بھی ڈاکٹر صاحب اپنا محبوب ظفر صاحب کتاب لکھ رہے ہیں ان کے اوپر، میرا خیال مکمل ہو گئی ہے. لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ ان کی جو کیریکٹر تھا وہ اس پر میں نے ان سے کہا کہ میں اس قدر متاثر ہوا ہوں اس بات سے. ایک چھوٹا سا واقعہ ٹھیک ہے کہ بعد نوشی ان کا شغل تھا، شام ہوتی جوش صاحب کی طرح اور دوسرے عظیم شعراء کی طرح، تو ہم جیسے چھٹ بھئیے چائے وائے پی لیتے ہیں، تو وہ ان کا شغل تھا، میں ان کا مغل بچہ تھا، وہ مجھے تیار کر کے انہیں دینا پڑتا تھا. تو ایک دن ہمیں فون آیا، ہم سیریٹوس لاس اینجلس میں رہتے تھے اور ہمارے پڑوس ہی میں اردو لنک وکیل انصاری صاحب جانتے ہیں کہ وہ بہت مشہور اخبار اس زمانے کا، I'm talking about 96, 97, 98. تو ان کے مدیر کا فون آیا کہ ہم فراز صاحب سے ملنے آ رہے ہیں، اور وہ خاصے مذہبی بزرگ. تو میں نے احتیاط یہ کی، فیاض ان کا ٹائم ہو گیا تھا، انہوں نے کہا بھائی وہ میری چیزیں لاؤ. تو میں نے کافی کے مگ میں انہیں ان کا جو مشروب تھا وہ پیش کیا اور برف ڈلی ہوئی. تو میں سمجھا وہ ذرا ناراض ہوئے، تو میں سمجھا کچھ کمی بیشی ہو گئی. تو وہ انہوں نے اٹھا کے کیاریوں میں پھینک دیا. انہوں نے کہا بھائی گلاس ہی میں دو. اور میں نے کہا یار وہ آ رہے ہیں مولانا اور پھر ان کے پاس اخبار ہے، وہ بات کو اچھالیں گے اور کردار کشی اور پتہ نہیں کیا کیا کریں گے. تو میرا خیال ہے ذرا محتاط رہیں ہم لوگ. کہنے لگے میں مصلحت پسند نہیں ہوں، نہ میں منافق ہوں، جو بھی آتا ہے آئے، فراز جو ہے سو ہے. صاحب انہیں پھر ہم نے ان کے گلاس میں پیش کیا، اور پھر جب وہ قبلہ تشریف لے آئے اپنے بیٹے کے ساتھ، وہ آج کل اسلام اپنا واشنگٹن ڈی سی میں وہ بھی بڑے مندوب ہیں. تو فراز صاحب کا ایک عادت تھی سگریٹ پیتے ہوئے، وہ انہوں نے اس کا فلٹر جو ہے اس میں ڈبویا اور وہ چسر چسر اس کو چوستے بھی تھے اور ان سے گفتگو بھی کر رہے تھے. اور وہ ہکا بکا بیٹھے رہے حضرت، میں ان کا نام نہیں لے رہا، اکثر لوگ جانتے ہیں. تو بٹ بات یہ ہے کہ کردار، ایسا کردار سمجھے، اور وہ ٹکرا گئے، ہر طاقت سے ٹکرا گئے. اور بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میں اگر آپ اجازت دیں تو ان کی جو نظم مشہور و معروف تھی نا اپنے فراز صاحب کی، کہ جس پہ یہ سارا عطاب ان پر نازل ہوا، وہ محاصرہ ہے. میرا خیال اس کے تو بہت دیر ہو جائے گی. جی جی جو سب کو یاد ہے سب لوگوں کو ایک طرح. ہاں یہ تو بڑی مشہور و معروف نظم ہے. اور اگر آپ لوگوں نے اسے نہیں دیکھا یا نہیں پڑھا تو آن لائن سرچ کیجئے محاصرہ. تو یہ بالکل مجید اختر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جیسے ہمارے ہاں اردو شاعری میں غالب کی بہت وٹ ہے، غالب کی نثر میں بھی اور غالب کی، اسی طرح سے فراز صاحب میں بھی بہت وٹ تھی. ایک میں نے اپنی کتاب میں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے شاہ صاحب، جو 12-13 صفحات کا ہے، جس میں صرف فراز صاحب کی شگفتہ بیانیوں کا ذکر ہے. اور وہ جیسے کہ مجید صاحب نے بھی کہا کہ بے شمار باتیں تو ایسی ہیں کہ جو ظاہر کتاب میں لکھی بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ اتنے بذلہ سنج تھے، یعنی جملہ ضائع نہیں ہونے دیتے تھے. بندہ ضائع ہو جائے لیکن جملہ ضائع نہیں ہو. اور خود فراز صاحب کا ایک شعر ہے کہ، اور یقین کریں کہ شاعری کے علاوہ بھی فراز صاحب جس محفل میں ہوتے تو فراز صاحب ہی جانے محفل ہوا کرتے تھے. فراز صاحب کا شعر ہے کہ کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے، کبھی فراز سے آ کر ملو جو وقت ملے، یہ شخص خوب ہے اشعار کے علاوہ بھی. تو بہت خوبصورت شخص تھے. خواتین حضرات، اب ہم آپ کو ذرا دیر کے لیے بدلتے ہیں ماحول کو. ہمارے بہت عمدہ دوست، بہت خوبصورت، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب عارف صاحب جو ہے وہ تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ. ہم فراز صاحب کی ایک ایسی غزل جو خود فراز صاحب کو بہت پسند تھی اور دنیا بھر میں وہ لوگ اس کو گنگناتے ہیں، اور اس غزل کے کوئی 20-25 شعر ہیں. کمال کی غزل ہے. میں التماس کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہمیں فراز صاحب کی غزل کے کچھ شعر سنائیں. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں.
भर के देखते हैं। लोग उसे आंख भर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उसके शहर में कुछ दिन देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं। सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उन्हें आंख भर के देखते हैं। सुना वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। सुना वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं।
शहर में ठहरे के पूछ कर जाएं, अब उसके शहर में ठहरे के पूछ कर जाएं। फराज आओ सितारे सफर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आँख भर के शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कुवैत साहब। बहुत ही उम्दा आवाज़ में आपने फराज साहब की बहुत ही अच्छी गज़ल सुनाई आपने, माशाल्लाह। अच्छा, फराज साहब का हम बात कर रहे थे कि फराज साहब की मज़ाहमत, उनका इनकार, एहतजाज अपनी जगह पे, मगर फराज साहब ने, अहमद शाह साहब, फराज साहब ने मोहब्बत को भी एक नई ज़ुबान दी। फराज साहब ने एक मोहब्बत ऐसे, मैं वो तो नहीं कह रहा कि मतरूक, लेकिन नई वसअतें उसको दी। उर्दू शायरी में ऐसा शेर जो है, जो फराज साहब ने मोहब्बतों के हवाले से लिखे, जैसे ज़िक्र गैरत मरियम का जब आता है फराज, घंटियाँ बजती हैं लफ्ज़ों के कलीसाओं में। तो कैसे कैसे शेर फराज साहब ने दिए। अच्छा, फिर जितनी मोहब्बत, जैसा कि मैंने आगाज़ में आपसे बात की थी कि वाक़तन ये बात है कि जितनी मोहब्बत लोगों ने फराज साहब से उनकी ज़िंदगी में की, मैं नहीं समझता कि और किसी शायर के हिस्से में इतनी मोहब्बत आई हो। मैं इसका इसलिए भी यानी शायद हूँ कि आप यकीन करिए कि जब फराज साहब को न्यूयॉर्क से लाया गया इस्लामाबाद में, और जब वो पूरा सवा महीना शफा इंटरनेशनल अस्पताल में थे, तो कनाडा से, न्यूयॉर्क से, कहाँ कहाँ से लोग, पाकिस्तान से लोग उनको सिर्फ देखने के लिए आते थे, और बहुत सारी ख़वातीन और हज़रात जो उनके कदमों को लिपट कर रोते हुए मैंने लोगों को देखा है। खुद फराज साहब का एक शेर है कि क्या खबर थी ए निगारे शेर तेरे इश्क में, दिल बराने शहर के दिलदार बन जाएंगे हम। और वो तो आपने शेर सुना है, वो है उनका कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। अच्छा, इसमें मैं समझता हूँ कि जैसे शमीम हनफी साहब ने भी लिखा है कि फराज साहब के गिर्द जो है उनकी शोहरत की, मकबूलियत की, महबूबियत की इतनी ज़्यादा धुंध है कि उन पे उस तरह से काम नहीं हुआ अभी। मैं समझता हूँ कि वो धुंध जो है, हनफी साहब ने भी ये लिखा है कि वो धुंध जूँ जूँ छटेगी इंशाल्लाह, तो फराज साहब को और ज़्यादा नुमायाँ होंगे, और वो ज़्यादा, इसलिए कि उन्होंने इतना लिखा है। आप यकीन करिए कि जो लोग ये कहते हैं कि फराज साहब सिर्फ मोहब्बत के शायर थे या टीनेज के शायर थे, मैं आपको यहाँ इस साल में फराज साहब के एहतजाज के, मज़ाहमत के इतने शेर सुना सकता हूँ, कोई अगर आ जाए कि फराज साहब ने इतना लिखा है, मोहब्बत पे जितना लिखा है उससे ज़्यादा मज़ाहमत के हवाले से लिखा है। तो इशफाक, मैं आपसे यही सवाल करूँगा फराज साहब की मोहब्बतों के हवाले से भी, उनकी यादों के हवाले से भी, कि आपके पास तो बहुत ख़जाना है, कुछ बातें आप सुनाइए। देखिए, फराज साहब की तो मोहब्बत के शायर, एहतजाज के तो एक अंदाज़ था उनका, लेकिन बुनियादी तौर पर मोहब्बत के शायर थे। अभी आपने इतनी भरपूर गज़ल सुनी जो फराज साहब की नहीं, उर्दू की जो रोमानवी शायरी है उसकी एक नुमाइंदा गज़ल है, सुना है लोग उससे, अब आप सुनते रहें। इस किस्म के शेर लिखने वाला जो है मोहब्बत के बगैर कैसे लिख सकता है? तो वो तो सरापा मोहब्बत थे। और जो अच्छा, उसी मोहब्बत से रिश्ता एहतजाज का है, अपने आवाम से मोहब्बत थी, अपने लोगों से मोहब्बत थी, इसलिए एहतजाजी शायरी करते थे वो। ऐसा नहीं था कि वो इस वक्त मैं एहतजाज कर रहा हूँ, इस वक्त मैं मोहब्बत कर रहा हूँ, नहीं, वो ज़िंदगी का एक हिस्सा था उनकी जो वो कर रहे थे। अभी इसमें जो है, और बहुत ही शिद्दत से जब किसी की मुखालफत करते थे, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, वो खुल के मुखालफत करते थे, बोल के। हमारे यहाँ 1983 में MRD की मूवमेंट चली थी पाकिस्तान में, उसी ज़माने में ज़ियाउल हक यहाँ आया हुआ था, तो उसका एक ऐसा एम्बेसी की तरफ से उसका बहुत बड़ा फंक्शन वहाँ का टोरंटो का रॉयल होटल है, वहाँ पर किया गया। तो सब अरेंजमेंट वगैरह थे, जैसे लोग आते हैं उसमें। उसके अगले हफ्ते वहाँ प्रोग्रेसिव राइटर्स ने, फिर हम लोगों ने कहा उसी होटल में उनके एजाज़ में एक प्रोग्राम किया, छोटा सा किया हम लोगों ने, ज़ाहिर है कि चंदे से किया था। और सामने जब ज़ियाउल हक का डिनर हो रहा था, बाहर मुजाहरा हो रहा था, उसमें प्ले कार्ड लिए हुए अहमद फराज खड़े हुए थे, सख्त सर्दी में,
नवंबर का महीना था, सर्दी थी, और वो उसमें यानी अमली तौर पर भी उसमें शरीक थे कि हम ठीक है प्रोटेस्ट तो करें, एहतजाज तो करें जो कुछ वहाँ हो रहा है उस हवाले से। और एक दफ़ा मैंने उनसे जिक्र किया अहमद शाह साहब के, भैया आपने मुहासर नज़्म लिखी है कि मेरे गनीम, तो ये गनीम कोई वाकई था या शायरी वाला है? कहले नहीं सही है, सही लिख तो दिया है। कहले मैंने उसमें लिख तो दिया। मैंने कहा मैंने तो कई दफ़ा सुना, पर कहा किसके लिखा है? कहले लिखा तो है ना तमाम सूफी व सालिक, तो सिद्दीक सालिक जो थे उनके प्यारे थे ज़िया-उल-हक के, जनरल सिद्दीक लिख तो दिया है तमाम सूफी व सालिक सभी शयूख इमा। यार ये बात तो हमने इस तरीके से इस नज़्म में देखी नहीं थी, ये उन्होंने बताया, वही बता सकते थे। हम लोग शेर पढ़ेंगे इतनी तवज्जो से तो नहीं देख सकते। तो बल्कि जब जिस दिन जहाज़ हुआ, क्रैश हुआ ज़िया का, तो ये वाशिंगटन में थे, तो 11-12 बजे के करीब जो उनका फ़ोन है, अशफाक खबर तो पहुंच गई होगी। मैंने कहा, कहने लगे, मैंने कहा वो खबर तो मिल गई जाके। नहीं वो भी गया सिद्दीक सालिक की तरफ वो भी गया तो अच्छा, उनके अंदर एक बच्चा छुपा था उनकी शख्सियत में, और शायरी में भी है वो, जैसे ना मुकम्मल पैकेज होता है। तो जिस ज़माने में ये था, ज़ाहिर है कि हर दौर में जब होते हैं कुछ लोग हुकूमत के नहीं हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, हर दौर में होता है, एक सर्किल होता है सरकारी लोगों का। तो वहाँ पर भी एक साहब वो थे, तो क्या कहते हैं उनका और वो गुंडा टाइप के थे हमारे उसमें, जिस जगह भी जाते थे वो झगड़ा करते थे और लोग डरते थे महफिलों में। तो हमने एक जगह उनको खाने पे बुलाया, 8-10 लोग थे, हम भी थे, मालूम का वो साहब भी वहाँ आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं देखूंगा फराज को। उन्होंने सिपासनामा पेश किया था ज़िया-उल-हक के लिए। तो जब फराज ने महासर नज़्म पढ़ी तो कहने लगे कि सुना है वो आया था यहाँ, उसके लिए यहाँ शहरियों की तरफ से सिपासनामा पेश किया, तो मैं भी एक सिपासनामा पाकिस्तानी आवाम की तरफ से पेश कर रहा हूँ। और उन्होंने महासर नज़्म पढ़ी। तो किसी ने जाके वो भट्ट साहब तो बड़ा गजब हो गया, तो आपने सिपासनामा पेश किया, तो फराज ने तो वो कर दिया। अच्छा मैं देखेंगा। तो वो हम लोग खाने बैठे, तो अभी छोटा सा रेस्टोरेंट था, बहुत बड़ा ज़माने में नहीं था, टोरंटो में 40-35 था। तो जब हम लोग से 8-10 लोग बैठे थे, हमने कहा वो भट्ट साहब आने, तो झगड़ा होगा यकीनी तौर पे, जैसे भिड़ कमेटी जैसे कहते थे, ये तो होगा कुछ झगड़ा आज। वो साहब पीछे आके बैठ के बियर पी रहे थे अपना, बहुत देख लिया। अच्छा उनकी खासियत ये थी कि नाक बड़ी थी, और जैसे जैसे बियर पीते जाते थे नाक जो सुर्ख होती थी, उनका ये ख़ास पहचान थी। तो इधर हम लोग बैठे थे, हमने फराज साहब को पीठ इधर कर दी कि आप उधर ना देखें, छोड़े। अब एक आदमी थे, दो इतनी करीब करीब तो टेबल लगी थी छोटे से रेस्टोरेंट में। वो लेक्चर हमने देख लिया, बहुत लोगों को, किसी इस्लाम दुश्मन को पसंद नहीं किया जाएगा। फिर एक बियर, इस्लाम के नाम का बनने वाला ये मुल्क, हमने अपने जाने गंवाई हैं, मेरी 7 बहनें गई हैं, खुद ही मोनोलॉग हो रहे हैं। अब हमने इनको बहुत चुप करा था, ये फराज से नहीं रहा बैठे, कहने अबे तू बड़ा बेगैरत है, 7 बहनें कटवा के इधर आ गया तो वो कहीं भी जो है, अब ये मुश्किल तरीन जगहों पर जहाँ पे अब झगड़े का इम्कान है, ये जो मुहासर वाली नज़्म है जिसकी बुनियाद पर उनको सिंध बदरी का ऑर्डर मिला था, तो इनकी जो है वो एक नात पढ़ी थी इन्होंने टीवी के लिए, जिसका मशहूर वाक़या है, जिस पे जनरल हामिद शाहिद उसकी सदारत के तो निकल गया कि ये इस किस्म के फराज हरकत कर रहे हैं, और उनका फ़ौरन ट्रांसफ़र कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन थे वो, नेशनल सेंटर में थे इस्लामाबाद से, उनका ट्रांसफ़र कर दिया ज़ियारत में। तो फराज ने उसकी अपील की। तो अब जो अपील की तो उसमें ख़ुद उन्होंने, फराज साहब ने मुझे बताया, कहने लगा हमने जब अपील की तो वहाँ जज वगैरह बैठे हाई कोर्ट में, कहने लगे आपका कभी हाई कोर्ट जाने का मौका हुआ है? मैंने कहा नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। कहने वो बड़ा रोब रहता है वहाँ, फ़ज़ा बन रही होती है, जज आता है, फिर सब लोग खड़े होते हैं और बड़ा और कुछ अंधेरा रखते हैं तरह। तो वहाँ हुआ, तो वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि आप फराज साहब, आपने जो ये कंप्लेन की है कि आपके ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया गया है और आपको, तो ये तो आपको ज़ियारत में भेजा है, तो ये किस बुनियाद पे कह सकते हैं कि आपके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है? ज़ियारत तो बड़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। तो अब वहाँ पर भी फराज साहब नहीं बोले, कहने लगे हाँ हाँ जी वो कहने, और उस जज ने कहा हाई कोर्ट के कि जनाब वहाँ तो कायदे आज़म को भी भेजा गया था। कहने लगे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मगर सर वो वापस कैसे आए थे अदालत में कहना, तो इस वो जो चूकते नहीं थे किसी मौके पे। बहरहाल अच्छा, इशफाक की मुझे ज़िया-उल-हक के वाक़े से याद आया कि जब वो न्यूयॉर्क में ही थे, जब ज़िया-उल-हक की जहाज़ के क्रैश का उनको पता चला, तो एक आदमी आया उनके पास कि
फराज साहब वो ज़िया-उल-हक शहीद हो गए, तो फराज साहब ने फ़ौरन कहा कि यार मुझे आज इस शेर का जो है ना वो असल मानी पता चले हैं कि कौम की जो मौत है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। तो वो जो हम उनकी बेटी बात कर रहे थे। अच्छा, फराज साहब ने, मजीद अख्तर साहब, हम इसको क्योंकि बहुत वक्त कम रह गया तो आखिरी सवाल है आपसे कि फराज साहब ने सलाम भी लिखा, नात भी लिखी, वतन के लिए उनकी पूरी शायरी है, पूरी किताब है शब के हवाले से। अच्छा, इसमें और फिर तराजिम भी किए कमाल के, और ये नात भी अगर उन्होंने लिखी, सलाम भी लिखा, तो बहुत मुनफरिद जो उनकी शायरी की इनफरादियत है। अब उनकी जो नात जो जिक्र किया इशफाक ने भी अभी कि मेरे रसूल के निस्बत तुझे उजालों से, मैं तेरा जिक्र करूं सुबह के हवालों से, और तू रोशनी का पैगंबर है और मेरी तारीख भरी पड़ी है शब जुल्म के हवालों से, मगर ये मुफ्ती व वाइज, ये मोहतसब, ये फ़कीह जो मोतबर हैं फ़कत मसलहत की चालों से, खुदा के नाम को बेचें मगर खुदा न करे, असर पजीर हों खल्क़े खुदा के नालों से। तो फराज साहब ने इस तरह की, मजीद साहब अगर आप कोई और याद फराज साहब के हवाले से या कोई बात आप कहना चाहें। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि ऐ खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त, ऐ खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्त, आबदाना नहीं कि तुझसे कहें। यानी बहुत बड़ा शेर, अगर आप उस पर गौर करें कि आबदाना नहीं कि वो खुदा से मांगे, तो दर्द दिल जो है ये तो दोस्त की अता होता है। तो ये मोहब्बत की जो बातें हुई और जो मोहब्बतें उन्हें मिली, ये हम देख के हैरान रह जाते थे कि वो एक पंडाल में 800 आदमी मुशायरे में मौजूद, और फिर जो मजमा उनके गिर्द लगता था, और ये दुनिया में कहीं भी फराज हों तो वो यही हाल था उनका। तो महबूब खलाइक थे भाई, और आज तक हैं। मेरा ख्याल मैं यहीं ख़त्म करता हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा है। बस जी, मैं फराज साहब की एक छोटी सी नज़्म सुना के और फिर हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। ये गलत वो मुझे मालूम है इंशाल्लाह। फराज साहब की एक नज़्म है, मत कत्ल करो आवाज़ों को। आज की जो पूरा एक आप ये देखिए छोटी सी नज़्म है। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, बस्ती में हमें भी रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार से खाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तैग पे लय कट जाएगी, जब शेर सफ़र कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुर साजों का, जब काल पड़ा आवाज़ों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे, अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे डर जाओगे। और मैं आखिर में इल्तमास करूँगा एक दफ़ा फिर के चंद शेर सुनाकर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। मैं एक मरतबा फिर आपका कराची आर्ट काउंसिल का, अपने भाई बासित जरीली का, ख़ास तौर पर उसने इतनी शानदार कॉन्फ्रेंस का अहतमाम किया। एक युआरिफ से फराज साहब की इब्तदाई ज़मानों की वो गज़ल जो मेहदी हसन ने गाई, और वो बच्चे की ज़ुबान पर थी, रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए।
بہت شکریہ، بہت شکریہ جی.